आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा मैं बड़ा ही उत्सुक होकर बस किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहता था। मैं आज काफ़ी सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूं। काम के इस दबाव में मुझे कभी गांव जाने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए इस बार जब छुट्टी मिली तो मैंने तय कर लिया कि गांव ही जाऊंगा। और इसके लिए मैंने यही ट्रेन को चुना क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक थी। आज मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके ही ट्रेन में चढ़ा, मगर हाँ, गांव पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाएगी, जो कि मेरे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि रात का मुझे कोई डर नहीं है। खैर, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। मैंने अपनी हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। बस मुझे एक ही बात की चिंता थी कि जब मैं गांव के स्टेशन पर उतरूंगा तो क्या मुझे कोई सवारी मिलेगी भी जो मुझे अपने घर तक छोड़ पाए, या फिर मुझे पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। अगर पैदल आगे जाना पड़ा तब तो बहुत ही चलना पड़ेगा। ऊपर से मैं काफ़ी थका हुआ भी था। खैर, भगवान से मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कोई सवारी मिल जाए वहाँ। खैर, धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर उतरी। मैं उस ट्रेन से उस स्टेशन पर उतरने वाला इकलौता शख्स था। मेरे उतरते ही कुछ 1 मिनट के अंदर ही ट्रेन आगे बढ़ गई और छुकछुकाती हुई वापस वहाँ से आगे निकल गई। मैंने स्टेशन पर खड़े होकर एक नज़र चारों तरफ घुमाई। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम वीरान। मेरे अलावा एक परिंदा तलक भी स्टेशन पर नहीं था। मैंने मन ही मन कहा, इतने सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला यार, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। स्टेशन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, खाली और सुनसान। जिसके बाद मैंने अपना बैग ज़मीन पर से उठाया और कंधे में लेकर स्टेशन से बाहर की ओर निकल पड़ा। बाहर निकलते हुए मैंने एक नज़र वापस से चारों ओर घुमाई, मगर कोई नहीं। मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि भला एक तो इंसान तो होते ही थे पहले, आज तो कोई भी नहीं है। शायद ये ठंड की वजह से है। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकला और चलते हुए वहाँ आया जहाँ पर सारी सवारियाँ खड़ी रहा करती थी। मैंने वहाँ पहुँचकर नज़र दौड़ाई तो मुझे कोई भी सवारी नज़र नहीं आई सिवाय एक टूटी फूटी रिक्शा साइकिल के। मैं उस साइकिल रिक्शा के पास गया तो देखा वो रिक्शा बिल्कुल ही जर्जर हालत में है और किसी भी वक्त टूटकर बिखर सकती थी। वो चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मैं मजबूर था और किसी तरह मुझे अपने घर पहुंचना ही था। पैदल चलकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैंने उस रिक्शा के सीट पर बैठे उस रिक्शा वाले से, जो कि बैठे बैठे ही बीड़ी सुलगा रहा था, मैंने उससे पूछा, चाचा चलोगे क्या गांव? तो इस पर उस आदमी ने कहा, देखो भाई, इस वक्त बहुत रात का समय है, अगर अभी गया तो मैं 40 रुपए लूँगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। तो इस पर मैंने कहा, पर वैसे तो 20 रुपए में जाता है हर कोई। तो इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा, मैंने कहा ना, रात बहुत है, रात के समय ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए 40 तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। मैं जानता था कि वो रिक्शा वाला मानेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर वो अकेला ही था, तो इसलिए मैं राज़ी हो गया और चढ़कर उसकी रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा पर बैठते ही मैंने उससे कहा, ये टूटेगी तो नहीं, देखकर तो लग नहीं रहा कि जा पाएगी। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, आप बस कसकर पकड़े रहो, मैं आपको पहुंचा दूंगा सही जगह।
जिसके बाद रिक्शा वाले ने बीड़ी को अपने होठों से दबाया और दोनों हाथ से हैंडल पकड़कर साइकिल रिक्शा आगे बढ़ाने लग गया। चलते चलते अब हम लोग स्टेशन से दूर निकल आए थे। तभी उस रिक्शा वाले ने मुझसे पूछा, इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? तो इस पर मैंने कहा, हाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, वहीं जॉब करता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, यहाँ किसे पहचानते हो? तो इस पर मैंने एक जवाब दिया, वो मनोहर है ना, मनोहर सिंह, मैं उन्हीं का पोता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने एकदम से रिक्शा रोकी और पीछे पलट कर देखा। अरे तू मनोहर सिंह का पोता है? तू इतना बड़ा हो गया? तो इस पर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैं मनोहर सिंह का पोता हूँ, आप जानते हैं दादाजी को? तो इस पर उस रिक्शा वाले ने वापस से रिक्शा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानते हैं? अरे हम लोग दोस्त हुआ करते थे, मैं और तेरा दादाजी। वो मुझे कलुआ कहकर बुलाता था। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बचपन में हम लोग हमेशा साथ ही रहते थे, फिर बड़े हुए, जिम्मेदारी आ गई और फिर अलग अलग हो गए। यूं ही बातें करते हुए अब हम लोग गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और मेरा घर भी अब वहां से नज़र आने लगा था। तभी उस रिक्शा वाले ने एकदम से घर से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान जगह देखकर रिक्शा रोक दी और मुझसे कहा, बस बेटा यहीं तक जा सकता था मैं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो इस पर मैंने कहा, क्यों? मेरा घर तो बस थोड़ा ही दूर है। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, नहीं बस मेरा यहीं तक काम था, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की। उसने 40 कहा था तो मैंने रिक्शे से उतरकर उसे 50 दे दिया और फिर वापस से अपना बैग कंधे पर लटकाकर घर की ओर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोलने वाले मेरे दादाजी ही थे। मैंने उनके पैर छुए और फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जिसके बाद थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातचीत हुई। फिर दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा तू इतनी रात को स्टेशन से यहाँ आया कैसे? अब तक तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, सारी सवारियाँ तो 8 बजे के बाद ही बंद हो जाती हैं। तो इस पर मैंने कहा, हाँ एक रिक्शा वाला था, उसका नाम तो उसने कलुआ बताया, कहा कि आप और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में। इतना कहते ही दादाजी ने एकदम से चौंक कर मेरी ओर देखा और फिर उन्होंने कहा, क्या कलुआ? उसको मरे तो 1 महीना हो गया। वो कैसे? उसकी रिक्शा का तो रेलवे फाटक पर एक्सीडेंट हो गया था। वो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरे तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब क्या हुआ, वो रिक्शा वाला कौन था, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। खैर तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बात है आज से तकरीबन 45 साल पुरानी। ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी। नाना जी बताते हैं कि आज से 45 साल पहले लोगों के पास काम का ज़्यादा साधन नहीं हुआ करता था। ज़्यादातर लोग खेती किया करते थे और गांव में तो सभी लोग ही खेती किया करते थे। खेती ही लोगों का एकमात्र जीवन था। नाना जी भी उन दिनों खेती किया करते थे। नाना जी की बहुत सारी ज़मीन थी और उन सारी ज़मीनों पर नाना जी खेती किया करते थे। उस समय एक नियम था, खेती में लगने वाला पानी एक बांध से आता था। उस बांध से होते हुए
एक खेत से दूसरे खेत और दूसरे खेत से तीसरे खेत, ऐसे करते हुए खेतों में पानी आता था। होता यूं था कि रोज रात को, हर रात उस बांध की पहरेदारी करनी होती थी ताकि दूसरे गांव के लोग बांध का पानी चोरी ना कर लें। और पहरेदारी के लिए गांव से लोगों को चुना जाता था। हर रात 2 लोग बांध की पहरेदारी करेंगे और दोनों आपस में ही टीम बना लिया करते थे। ऐसे ही करके होती थी हर रात बांध की पहरेदारी। तो एक रात की बात है, उस बार बारी नाना जी और उनके दोस्त की थी। तो नाना जी ने जल्दी जल्दी शाम को ही रात का खाना खा लिया और लगभग 8:30 बजे तक घर से टॉर्च लेकर निकल पड़े बांध की ओर। नाना जी का दोस्त भी उन्हें रास्ते में ही मिल गया और वो दोनों बांध की ओर चल पड़े। गांव से बांध ज्यादा दूर नहीं था, यहीं कोई 1-8 किलोमीटर ही होगा। और वो रास्ता पूरा जंगलों से भरा हुआ था। कुछ जंगल और फिर उसके बाद पूरा खेत ही खेत, पूरा खाली आसमान। नाना जी और उनका दोस्त राम प्रकाश अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक राम प्रकाश ने नाना जी को रोकते हुए कहा, अरे यार, बीड़ी तो मैं घर पर ही भूल गया और लाइटर भी उसी में था। अच्छा एक काम कर, तू आगे बढ़, मैं आता हूँ। मैं अभी आया, बस तू आगे बढ़। इस पर नाना जी ने कहा, अच्छा जल्दी आना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इतना कहकर राम प्रकाश वापस गांव की ओर लौट गया और नाना जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से खाली था। भला इतनी ठंड में इतनी रात के रास्ते पर कौन ही होगा। नाना जी अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से पीछे से उनके कंधे पर हाथ आया। नाना जी एकदम से चौंक गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि राम प्रकाश बीड़ी के बंडल के साथ खड़ा है। तभी नाना जी ने कहा, अच्छा तू इतना जल्दी कैसे आ गया? इस पर राम प्रकाश ने कहा, बस गया और आया। तभी नाना जी बोले, चल ला एक बीड़ी पिला। तो इस पर राम प्रकाश ने बीड़ी निकालते हुए नाना जी को दिया। तो नाना जी ने कहा, लाइटर तो दे। इस पर राम प्रकाश एकदम से चुप हो गया। फिर नाना जी बोले, क्या हुआ, लाइटर दे, बीड़ी कैसे जलाऊंगा? इस पर भी राम प्रकाश ने कुछ नहीं कहा। तो नाना जी ने खुद का ही लाइटर निकाला और फिर बीड़ी जलाने लगे। नाना जी ने एक बात पर गौर किया कि जैसे ही उन्होंने लाइटर की रोशनी जलाई, राम प्रकाश एकदम से एक कदम पीछे हट गया, जैसे वो थोड़ा डर गया हो। खैर, नाना जी ने बीड़ी जलाया और वापस से आगे बढ़ने लग गए। नाना जी अभी बीड़ी पी ही रहे थे कि तभी राम प्रकाश ने पीछे से कहा, मुझे भी पिला यार। इस पर नाना जी ने कहा, तू भी एक निकाल, मैं जला दूं। इस पर राम प्रकाश ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपनी वाली ही पिला। तो फिर नाना जी ने अपनी बीड़ी राम प्रकाश को दी और ऐसे करते हुए वो दोनों चलते चलते बांध के पास पहुंच गए। बांध पर पहुंचकर नाना जी ने टॉर्च घुमाकर एक नज़र चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य और बिल्कुल ठीक नजर आया। तो फिर नाना जी ने राम प्रकाश को कहा, चल लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाते हैं। तो इस पर राम प्रकाश ने एकदम से कहा, नहीं नहीं, आग क्यों जलाना है, ऐसे ही बैठते हैं ना। तो इस पर नाना जी ने कहा, क्या ऐसे ही बैठेंगे? ठंड का मौसम है, सर्दी लग रही है, आग तो जलाना ही पड़ेगा ना। तो इस पर राम प्रकाश ने कहा, नहीं, कहा ना आग नहीं जलाएंगे। नाना जी को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये आग जलाने से मना क्यों कर रहा है। नाना जी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक तो हो ही गया था, मगर वो वहीं पर खड़े रहे और फिर राम प्रकाश को कहा, ठीक है चल आग नहीं जलाते हैं, बैठते हैं।
और जिसके बाद नाना जी और राम प्रकाश वहीं बांध पर बने एक चबूतरे पर बैठ गए। वो दोनों बैठे और तभी नाना जी ने राम प्रकाश को कहा, अच्छा वो तेरा बेटा कैसा है? तो इस पर राम प्रकाश ने कुछ देर सोचते हुए कहा, हाँ बस ठीक ही है, तू तो जानता है आजकल का मौसम, बस बुखार हो गया थोड़ा सा। तो इस पर नाना जी ने कहा, पर तेरे बेटे का तो हाथ टूटा था ना आम के पेड़ से गिरकर। तो इस पर राम प्रकाश ने कहा, हाँ वो हाथ टूटा तो अब दर्द के मारे बुखार भी आ गया ना, तो वही। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर असली वाला राम प्रकाश आ खड़ा हुआ। उसके आते ही नाना जी एकदम से चौंक कर खड़े हो गए। असली वाला राम प्रकाश भी खुद को बिल्कुल नाना जी के सामने खड़ा वो समझ गया कि यह असली नहीं है बल्कि ये कोई आत्मा है। तभी नाना जी ने अपने जेब से लाइटर निकाला और एकदम से जलाया और फिर उस नकली वाले राम प्रकाश के सामने किया। उनके ऐसा करते ही वो राम प्रकाश हवा में जैसे कहीं गायब सा हो गया। राम प्रकाश भागता हुआ नाना जी के पास आया और बोला, वो कौन था? तो इस पर नाना जी ने कहा, पता नहीं कौन था, मगर जो भी था इंसान नहीं था। चल बैठ, आग जलाते हैं। जिसके बाद उन्होंने आग जलाई और वहीं पर रात भर बैठे रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।